ये मैरिज और चाइल्ड बर्थ दो ही ऐसे टॉपिक है जिसके लिए सब परेशान है। ठीक। तो चाइल्ड बर्थ को कैसे हम एग्जामिन करें, प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता, और उसका रेमेडी कैसे करें। आप लोग इन जनरल अभी तक सुनते होंगे फिफ्थ हाउस देखना है, फिफ्थ हाउस देखना है, फिफ्थ हाउस देखना है। फिफ्थ हाउस तो बात की बात है देखना है। ठीक है। जब पेड़ ही नहीं लगाया तो फल कहाँ मिलेंगे आपको, वही वाली बात। तो फिफ्थ हाउस तो आप बाद में देखेंगे। आप समझेंगे आज कि एक्चुअली देखना कैसे होता है। ठीक। देखिए, यहाँ ये मैंने पूरा आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ है। आप पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आपको अलाउ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको जरूरत है। वीनस जो होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, आपका सीमेन भी। सीमेन मतलब मेल का सीमेन, फीमेल का एक एग है, ओवम है, वो सब वीनस। ठीक है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का, उसका चैप्टर फ्लो 4 श्लोक नंबर 19। ठीक है। तो वीनस इसको रिप्रेजेंट कर, शुक्र ग्रह हमारे क्रिएशन का कारक। अब देखिए, अब आप जाएंगे ना जब आयुर्वेद में, तो उन्होंने क्वालिटी ऑफ सीमेन और एग दोनों मेंशन। ठीक है। यहाँ पे मैंने चरक संहिता का श्लोक लिखा, 30 चैप्टर में 144 श्लोक है कि एक्चुअली सीमेन का, प्योर सीमेन का क्वालिटी क्या होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं होगा तो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगा। ठीक इसी तरीके से उन्होंने फीमेल के एग और मेंस्ट्रुअल फ्लो के क्वालिटी के बारे में। अब देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ। हम करते क्या है, अब देखिए, आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ प्लेनेट का ऑर्डर जो आपने पढ़ा है, तो हमारे यहाँ 7 धातुएं बताई गई आयुर्वेद में। पूरी बॉडी हमारी 7 धातुओं से बनी। उसके पहले आप ये समझें, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा शरीर पांच भौतिक है, 5 तत्वों से बना है। तो आपको पता है कि जो हमारे 9 प्लेनेट है उसमें से 5 तत्व कौन से। तो 9 प्लेनेट में आप देखेंगे ना, अब वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सन अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है। लेकिन एक्चुअली सन और मून का कोई तत्व होता ही नहीं। वैसे ठीक है, उनके अंदर फायरी क्वालिटी है, मून के अंदर जल वाली क्वालिटी, बट एक्चुअली उनका कोई तत्व नहीं। सिर्फ 5 तत्व 5 प्लेनेट के होते हैं। तो उसमें अग्नि तत्व जो है, फायरी प्लेनेट, वो मार्स है। आकाश तत्व आपका जुपिटर होता है, देवगुरु बृहस्पति। जल तत्व यानी वाटरी प्लेनेट आपका वीनस यानी शुक्र है। पृथ्वी तत्व, अर्दी एलिमेंट, पृथ्वी तत्व आपका मरकरी यानी बुध होता है। और वायु तत्व यानी एरी एलिमेंट जो है, सैटर्न यानी शनि होता है। ये 5 तत्व 5 इन्हीं प्लेनेट के हैं। यही 5 प्लेनेट मिलके हमारे शरीर को बना रहे हैं, इसीलिए कहते हैं 5 तत्वों से बना है। इसीलिए शरीर जिंदा रहता है, फिर एक दिन नष्ट हो जाता है। भाई कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गए, डेथ हुई, पंच तत्व में विलीन हो गए। सन और मून का कोई तत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन आत्मा है और मून मन है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। ना मन हमारा जन्म लेता है ना मरता है। जन्म लेता तो ये शरीर है और मरता भी है ये। इसीलिए ये 5 तत्वों से बना है। सूर्य का और चंद्रमा का कोई तत्व नहीं होता। वैसे भले अग्नि तत्व और जल तत्व है, लेकिन देखा जाए तो इनका कोई तत्व नहीं। इसी तरीके से हमारी पूरे शरीर में ना 7 धातुएं बताई गई आयुर्वेद के हिसाब से। तो आप उन 7 धातुओं का क्रम पढ़ेंगे ना, ऑर्डर। तो पहली धातु बताई गई रस धातु। जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, जो फ्लूइड बनता है वो रस धातु। दूसरा है रक्त धातु। रक्त कहते हैं ब्लड को। तीसरा है मांस धातु। मांस कहते हैं मसल्स को। ऑर्डर में है ये, रस, रक्त, फिर मांस। फिर फोर्थ है मेद। मेद कहते हैं बॉडी फैट को, मेद धातु। फिफ्थ है अस्थि। अस्थि कहते हैं बोन्स को, अस्थि धातु।
फिर सिक्स्थ है मज्जा। मज्जा कहते हैं बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो खाली स्पेस होता है, इसमें ब्लड सेल्स बनती है, मज्जा धातु कहते हैं इसको, बोन मैरो। लास्ट धातु है शुक्र धातु, जिसको हम सीमेन कहते हैं। इनका ऑर्डर ऐसे ही, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब ये किस किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है? जो रस धातु है पहली ना, उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है। दूसरी रक्त धातु है, उसको मून रिप्रेजेंट करता है। अब ब्लड में भी दो पार्ट होते हैं रक्त, एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स, तो प्लाज्मा वाला मून हो गया रक्त। तीसरी है मांस धातु, मांस धातु को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ है मेद, मेद मतलब बॉडी फैट, मेद धातु को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ है अस्थि, अस्थि यानी बोन, अस्थि धातु को सन रिप्रेजेंट। पांचवी है मज्जा, मज्जा बोन मैरो, उसको मार्स रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ब्लड सेल्स का कारक भी मार्स को लेते हैं, क्योंकि बोन मैरो में ही मार्स का वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। फिर लास्ट धातु है शुक्र, शुक्र को वीनस रिप्रेजेंट करता है फिर से। अब आप देखिए, पहली धातु को भी शुक्र वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी रस धातु को भी, लास्ट जो है शुक्र उसको भी वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का कारक। और इनका ऑर्डर भी ऐसे ही होता है, पहले रस धातु बनती है, फिर उससे रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा धातु से फिर शुक्र धातु, ये ऑर्डर में बनती है। तो जो हमारी लास्ट में शुक्र धातु आ रही ना, वो सबसे रिफाइंड पार्ट है भाई। पहले रस धातु बनी और रिफाइन हो गए, फिर रक्त बना, फिर मांस, मेद, अस्थि, फाइनली सबसे प्यूरिफाइड पार्ट हमारा सीमेन होता है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे इसमें मरकरी तो है ही नहीं, राहु केतु भी नहीं, तो बेसिकली राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। मरकरी जो है वो किसी धातु में नहीं आता, कुछ लोग पढ़ाते हुए उसको जबरदस्ती फिट कर लेते हैं, बट एक्चुअली मरकरी कोई धातु नहीं रिप्रेजेंट करता। अब आप कुछ लोग देखेंगे क्या करते हैं, वो सातों धातुओं में त्वचा जो होती है ना, स्किन, उसका कारक मरकरी होता है, तो उन्होंने त्वचा को भी एक धातु मान लिया, रस धातु की जगह उन्होंने त्वचा को इंक्लूड कर लिया, जबकि त्वचा कोई धातु है ही नहीं। आप कहीं भी आयुर्वेद में चले जाएं, किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर में चले जाएं, वहां पे क्लियरली मेंशन है। मैं विद रेफरेंस आपको बता सकता हूँ, आप आयुर्वेद का कोई भी टेक्स्ट उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसमें कहीं भी त्वचा धातु नहीं। धातुएं यही सात होती हैं, इसमें वीनस दो बार। मरकरी रिप्रेजेंट करता है स्किन को यानी त्वचा को, तो त्वचा धातु नहीं है, उपधातु। ये जो सात धातुएं बताई गई, सेवन धातुएं, इनकी अपनी उपधातुएं भी होती। तो मरकरी त्वचा को रिप्रेजेंट करता है, त्वचा एक उपधातु है, और वो मांस की उपधातु, क्लियरली लिखा हुआ है कि मांस जो है, मसल जिसका कारक सैटर्न है, मांस की उपधातु जो है त्वचा है। इसीलिए देखिए पूरी बॉडी में जहां जहां मसल है, हर जगह स्किन। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि बालों का कारक सैटर्न है ना, वो पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि बालों के लिए भी लिखा हुआ है कि केश और नख, केश मतलब बाल और नख मतलब नाखून, ये अस्थि धातु के मल है। और बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस सब क्लियरली लिखा हुआ है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसको डिकोड करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं कहाँ से लोगों ने सैटर्न को बालों का कारक मान। अब शायद उन्होंने पढ़ा होगा मल लिखा है, तो उन्होंने मल से सैटर्न को समझ लिया हो, लेकिन उन्होंने पूरी बात लिखी कि अस्थि धातु के मल है, अस्थि धातु का कारक बोन है। तो अगर आपको नेल्स में, बालों में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सन को भी। ठीक। तो वीनस शुक्र धातु हमारे चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाइल्ड बर्थ। ये देखिए, सेवेंथ हाउस, आप फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का क्यों लेते हैं? क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारी मैरिज का है और रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये देखिए मैंने लिखा, सेवेंथ से इलेवेंथ है फिफ्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस गेन का होता है ना, रिजल्ट। तो सेवन से इलेवेंथ है भाई, मैरिज जो होगी उसका गेन है, सेवन से इलेवेंथ फिफ्थ हाउस, उसका गेन है चाइल्ड बर्थ। या सेवेंथ अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही चाइल्ड बर्थ होगा ना, क्रिएशन। तो सेवन से इलेवेंथ है फिफ्थ हाउस, इसलिए आप देखिए यहाँ पे चार, ये आपका सेवेंथ हाउस है, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, 7 से 11 आया 5th हाउस, इसीलिए 5th हाउस को चाइल्ड बर्थ का लेते हैं। 7वें से 11वां है उसका गेन, 7वां घर है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इलेवेंथ हाउस होता है विश फुलफिलमेंट। और थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका मैथुन भाव, तीसरा घर। तीसरा घर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है। कैसे? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अभी आपको इतना ज्यादा नहीं, मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगा आपके लिए कैसे फिर चाइल्ड बर्थ। थर्ड हाउस देखिए आप, 9th हाउस आपके फादर का होता है, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो थर्ड हाउस 9th से 7th आपके फादर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। 7th हाउस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो 9th हाउस आपके फादर का है, वहां से 7 काउंट किया तो थर्ड हाउस आ रहा, आपके फादर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, तो थर्ड हाउस आपकी फर्टिलिटी को बताता है, इनफर्ट आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। 9th हाउस आपके स्पाउस का सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है। ये देखिए भाई, 9th हाउस 7 से थर्ड हो गया, 1 2 3। तो थर्ड हाउस आपका बता रहा था, तो 9th हाउस 7 से थर्ड आपके स्पाउस का बताएगा। तो जब भी आपको चाइल्ड बर्थ देखना हो ना, तो एक बड़ा मिथ ये भी है, जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है। तो एक्चुअली जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है तो, बट जुपिटर ये कम बताता है कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, जुपिटर ये ज्यादा बताता है कि बच्चों से आपके रिलेशन कैसे रहे। आप इसको समझिए, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है, स्पेस। आप कितने ब्रॉड माइंडेड हैं, कितना आप दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर सकते हैं, कितना आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, ये जुपिटर बताता है। अगर आप ब्रॉड माइंडेड नहीं है तो आप ना शादी कर सकते हैं ना बच्चे हो सकते। क्यों? क्योंकि आप स्पेस नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए जुपिटर के साथ साथ वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे होने के लिए तो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शनल होने चाहिए। आपके सीमेन की क्वालिटी, फीमेल के एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो जुपिटर नहीं है, वो वीनस है। और ज्यादातर आप सुनते हैं जुपिटर को देखो, जुपिटर को देखो। जुपिटर तो आप देखेंगे ही, वीनस को पहले देखिए। प्रॉब्लम वहां आ रहा है, ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा, जुपिटर का नहीं। भाई सीमेन ही नहीं बन रहा तो आप क्या करेंगे, कहाँ से चाइल्ड? रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, कैसे चाइल्ड? इस तरीके से। तो जब भी चाइल्ड बर्थ देखना, सिंपली याद रखिए, हमेशा फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देखिए, बट उसके साथ साथ 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड को भी देखिए। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ अगर किसी रीजन से नहीं हो रहा, एग नहीं बन रहा है, सीमेन नहीं बन रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। वो जरूर प्रॉब्लम दे रहा हो। और साथ ही साथ वीनस और मून की कंडीशन भी देखिए, क्योंकि वीनस रिप्रोडक्टिव पार्ट का कारण। ठीक। वीनस भी एफ्लिक्टेड है तो आपके सीमेन में, मेल फीमेल के एग में, फीमेल के या मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम दे। तो हमेशा 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, और वीनस और मून की कंडीशन जरूर देखिए। वीनस की कंडीशन तो जरूर देखिए। मून की कंडीशन केवल आपको फीमेल चार्ट में देखनी है, मेल के में उतना मैटर नहीं करेगी ज्यादा, क्योंकि मून जो है आपका ब्लड है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लू। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो मैं आपको बताऊं, आप हमेशा समझते हैं कि सैटर्न खाली प्रॉब्लम देता ही है ना। अरे सैटर्न खुद भी खराब होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि बेचारा वो दूसरों को ही प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि सैटर्न आपके कैरियर का कारक है। अगर सैटर्न की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपका कैरियर नहीं अच्छा होगा। अब बिना कैरियर के आप रह सकते हैं क्या? उसी तरीके से अगर आपको यूरिन नहीं हो रहा क्लियर, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है,
फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर नहीं, तो उसके लिए आपको सैटर्न देखना पड़ता है। अगर सैटर्न खराब है आपके चार्ट में तो आपको यूरिन में प्रॉब्लम देगा, आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं प्रॉपर होने देगा, फीमेल के केस में आपका पेट नहीं साफ होगा। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ आपने सुना होगा प्राण वायु बहुत सुनी होगी, कोविड में तो बहुत ही सुना होगा ना। जब कोविड हुआ था ना तब तो हर एस्ट्रोलॉजर बता रहा था जुपिटर एफ्लिक्टेड हो गया राहु के साथ, तो प्राण वायु की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन आपने कभी सोचा कि प्राण वायु के अलावा बाकी भी कोई वायु होती है क्या? तो देखा जाए तो बेसिकली 5 टाइप्स की वायु बताई। प्राण वायु तो खाली एक है जो आप सुनते हैं। तो पहली होती है प्राण वायु, जो ऑक्सीजन है आपकी एक तरह से। दूसरी होती है उदान वायु, उदान वायु जो आप बोलते हैं ना स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल, उदान वायु सही नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाएंगे। तीसरी है समान वायु, समान वायु आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर फोर्थ है व्यान वायु, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो सब व्यान वायु। और लास्ट है अपान वायु। तो बॉडी से जितना वेस्ट है ना, आपको चाहे मोशन जाते हो, आप सुबह स्टूल पास होता हो, चाहे आप यूरिन पास करते हो, कोई भी चीज जो बॉडी से बाहर निकल रही है वो अपान वायु की वजह से। चाहे आप टॉयलेट जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, वो सब अपान वायु। अगर आपकी अपान वायु खराब हो गई ना तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। यूरिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, पेट नहीं साफ होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्लियर नहीं होगा। और अपान वायु का कारक सैटर्न होता है। तो सैटर्न आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो, खराब हो, 6 8 12 में हो, ये प्रॉब्लम दे सकता है। हमेशा सैटर्न को गाली मत दें कि ये तो प्रॉब्लम ही देता है। वो बेचारा खुद खराब हो गया ना तो वो आपको और भी प्रॉब्लम दे सकता है। सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आपका कैरियर खराब कर सकता है, आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसका भी अच्छा होना जरूरी है। तो इतना कई बार हम उसको इतना बड़ा विलेन बना दिया, इतना बड़ा है नहीं। आप किसी को देखिएगा, ज्यादातर फीमेल के जिसका सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना, या सैटर्न मून के साथ बैठा हो, उनको मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिले आपको मिलेगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम मिलेगा, पेनफुल मेंसेस होना। तो अपने दिमाग से ये निकाल दें मिथ कि जो है सैटर्न सब खराब ही करता है। वो खुद भी खराब हो गया तो प्रॉब्लम देगा, उसका भी अच्छा होना। तो चाइल्ड बर्थ के लिए हमेशा फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड दोनों को एग्जामिन, और वीनस को एग्जामिन करो, मेल फीमेल दोनों के केस। होता क्या है कि अगर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस एफ्लिक्टेड हो तो आप समझ जाइए कि इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या मिसकैरेज अबॉर्शन जो हो रहा है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस सही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो फिर इसका मतलब फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड अगर खराब है, जुपिटर खराब है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये कोई इनका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, फिर ये आप समझ जाइए कुछ और ही प्रॉब्लम इसका ट्रीट, फिर ये मेडिकल का पार्ट नहीं कि दवा से ठीक हो जाए। आप ये समझ जाइए, फिर ये आप समझ सकते हैं चाहे पास्ट लाइफ का है जो भी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है। पास्ट लाइफ से आपने क्या अच्छे कर्म किए तो वो फिफ्थ हाउस है आपका। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, आपके बच्चों का है। ठीक, तो बच्चे आपका पास्ट लाइफ का पुण्य है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तभी बच्चे होते हैं, नहीं तो आप देखिए बहुत से लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है, बच्चे ही नहीं है, या बच्चे हो गए तो उनको ऐसा प्रॉब्लम है कि रो रहे हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो फिफ्थ हाउस आपका है बेसिकली पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग। तो अगर सब कुछ ठीक है आपके में, आप मेडिकली फिट हैं और तो भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। आप ज्यादातर केस में देखिए ना, बहुत से लोग बहुत पैसे वाले हैं, पता चला बच्चे ही नहीं, या बच्चे हैं तो उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया कि लाइफ लॉन्ग उसको ढो ही रहे। तो हम सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड और वीनस को भी देखें, वीनस रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे समझ जाइए कि अगर सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड प्रॉब्लम दे रहा है तो समझ जाइए मेडिकल इशू है। तब वो क्योर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस ठीक ठाक है, बट फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो समझिए मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन होना ही मुश्किल। और
अगर दोनों ही जगह प्रॉब्लम है, 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो कोई चारा ही नहीं। देखिए ये एक मेल का चार्ट है, इनका 40 प्लस का तो एज हो ही चुका है, अभी तक चाइल्ड बर्थ। अब एफ्लिक्शन क्या होता है, मेलेफिक प्लैनेट या 6 8 12। आप यहाँ देखिए, पहले तो 7th हाउस को देखिए। अगर आप इनके केस में हम 7th हाउस से एग्जामिन करें तो क्यों नहीं हो रहा। 7th हाउस में पहली बात तो कैप्रिकॉन राशि बैठी, जिसका लॉर्ड सैटर्न जो अपने आप में एक मेलेफिक, और लगन में बैठा है, 7वीं दृष्टि डाल भी रहा है 7th हाउस। दूसरा, सैटर्न इसलिए प्रॉब्लम नहीं दे रहा कि 7th हाउस का लॉर्ड हो, आप सोच रहे होंगे अपने ही हाउस को देख रहा है, बट सैटर्न राहु मार्स केतु होते ही मेलेफिक है, पापी ग्रह, ये अपने हाउस को देखे कहीं देखे प्रॉब्लम तो आपको देंगे ही। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अपने हाउस को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर देंगे, अच्छा तो करेंगे करेंगे और समस्या देते। दूसरा, ये सैटर्न 8th का लॉर्ड, 6 8 12 प्रॉब्लम देते हैं। 6th हाउस बीमारी है, 8th हाउस लंबी चलने वाली बीमारी, और 12th हाउस हॉस्पिटल का है। 8th का लॉर्ड होके सैटर्न लगन में बैठा और 7th पे दृष्टि डाला, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा थी। एक कंडीशन। अब 7th का लॉर्ड खुद ही सैटर्न हो गया, लेकिन इतना ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, क्योंकि 7th का लॉर्ड खुद सैटर्न होके लगन में बैठा। दूसरा, 7th का लॉर्ड होके सैटर्न 8th का भी लॉर्ड होके एक तो दृष्टि डाला है पापी ग्रह को। दूसरा, 7th लॉर्ड होके सैटर्न लगन में बैठा है ना, तो लगन में सैटर्न मरण कारक होता है, तो दोनों तरीके से 7th हाउस प्रॉब्लम में आ गया। मरण कारक का मतलब होता है कि वो प्लेनेट किसी ऐसी पोजीशन में बैठ जाए जहां उसको बिल्कुल मरने जैसा फीलिंग है। जैसे आपको मान लेते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और आपको क्लास में बैठा दिया किसी ने, 4 घंटे तक आपका पोजीशन ऐसा होगा कि जान निकल रही। तो लगन में बैठा सैटर्न मरण कारक होता है, वो हमेशा उस इंसान को ये फील आएगा काम, इसीलिए तो लगन में सैटर्न बैठ जाए इंसान आलसी होता, काम करने में मेहनत नहीं कर पाता, या करता भी है तो बड़ी मजबूरी में उसको लगता है अरे कितना काम करना पड़ता। एक प्रॉब्लम। दूसरा, चलिए ठीक है, आप देखिए 5th हाउस को देखिए, तो 5th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आ गई। हमेशा याद रखिएगा, पूरे चार्ट में जहाँ पे कुंभ राशि हो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि हो, जहाँ बैठ जाए उसमें जो प्लेनेट आ जाए, वहां आप लिख के ले लीजिए प्रॉब्लम रहना ही है। और छोटी मोटी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम जो जल्दी सॉल्व भी नहीं होगी। तो पहली बात तो कैंसर वालों के लिए, सभी के लिए 5th हाउस में स्कॉर्पियो आती है, तो सबको प्रॉब्लम रहती है। अब डिपेंड करता है बाकी पूरे चार्ट के ऊपर कि कितनी प्रॉब्लम। अब इनके केस में एक और प्रॉब्लम, जुपिटर इसको देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड। दूसरा प्रॉब्लम। तो 7th और 8th हाउस दोनों एफ्लिक्टेड है। हाँ एफ्लिक्टेड है, पर इतने नहीं है, मतलब भर के हैं, प्रॉब्लम दे सकते। हमेशा प्रॉब्लम याद रखिएगा चार्ट में कैसे देख, किसी घर पे एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक पापी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दो का आ रहा है तो होगी, सॉल्व होने के चांसेस है। दो या दो से ज्यादा हो जाए ना, भूल जाइए, सॉल्व नहीं। तो 7th हाउस में तो चलिए है ही, सैटर्न की दृष्टि एक है। 5th हाउस में स्कॉर्पियो जैसा प्रॉब्लमेटिक साइन बैठा है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम देता है, और ऐसी प्रॉब्लम देता है स्कॉर्पियो और एक्वेरियस जहां हो, जल्दी निपटती नहीं, और उस पर 6th लॉर्ड जुपिटर उसको दे। ठीक। लेकिन अब आप ये देखिए कि बाकी क्या, हमें क्या देखना था, 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, और वीनस की पोजीशन। तो वीनस जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो देखिए मार्स और केतु जैसे दो दो मेलेफिक के साथ बैठ। वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट और सीमेन का काम। एक मेलेफिक होता तो आप डील भी कर लेते, दो दो सीवियर मेलेफिक है, तो आप समझ जाइए नहीं जाने वाला। 7th, अब यहाँ प्रॉब्लम तीनों जगह है, बट प्रॉब्लम 7th हाउस 7th लॉर्ड से नहीं आ रही, वीनस से ज्यादा प्रॉब्लम। तीन, तीनों में से 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड और वीनस, इसमें से जो ज्यादा एफ्लिक्टेड हो ना, उसका ही रेमेडी भी आपको करना। तो प्रॉब्लम यहाँ वीनस से है। यहाँ कुछ लोग कह रहे होंगे वीनस एग्जॉल्टेड हो चुका है, एग्जॉल्टेड कितना भी हो, दो दो मेलेफिक के साथ बैठा है तो कुछ कर नहीं पाएगा वो भी। मार्स और केतु बहुत सीवियर मेलेफिक हो, अभी एग्जॉल्टेड क्या कर लेगा। अभी वीनस क्या है, वीनस एक जल तत्व का प्लेनेट है, दो दो फायरी प्लेनेट बैठे,
तो अभी तक इनको चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, आपने देख लिया था। अब कैंसर में तो सभी के लिए स्कॉर्पियो 5th हाउस में, तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस तीनों एफ्लिक्टेड है। मैंने ऐसा थोड़ी कि कैंसर वालों के बच्चे नहीं होते। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, नौमांश में भी देखिए, वीनस जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का कारक है उसको नौमांश में भी चेक कीजिए, नौमांश में भी स्कॉर्पियो में चला गया। मैंने अभी रिलेशनशिप में भी बताया था ना कि वीनस स्कॉर्पियो में चला जाए, नौमांश में, या 8th हाउस में चला जाए, एक्वेरियस में चला जाए, रिलेशनशिप में चीटिंग देता ही है। उसी तरीके से वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट नौमांश के 8th हाउस में, स्कॉर्पियो में, एक्वेरियस में चला गया, और लगन चार्ट में दिख रहा है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो, तो कंफर्म कर देगा कि चाइल्ड बर्थ में सीवियर प्रॉब्लम होगी या हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, ये फीमेल का चार्ट, आई थिंक इनकी वाइफ का ही है। अब आप इनको देखिए, 7th हाउस रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मून को देखिए, मून चला गया 6th हाउस में, दो दो मेलेफिक बैठे हैं, सैटर्न की, फीमेल का चार्ट है ना। आप समझ रहे हैं कि इनकी, इस फीमेल लेडी को रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम होना ही है। ऊपर से मैंने क्या कहा था, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, 5th हाउस और 5th लॉर्ड और वीनस देखिए मेल फीमेल दोनों के केस में। बट फीमेल के केस में आप ये भी देखिए मून की पोजीशन कैसी है, और सैटर्न रेट्रो तो नहीं है, क्योंकि सैटर्न रेट्रो हो, सैटर्न मून के साथ बैठ जाए, मून बहुत खराब हो तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम देता है, पीसीओडी। तो इनका तो 7th लॉर्ड ही मून होकर 6th हाउस में चला गया, और सैटर्न केतु के साथ बैठा, और सैटर्न भी रेट्रो, डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेंस्ट्रुअल फ्लो। 5th हाउस ठीक ठाक है, लेकिन 5th का लॉर्ड वीनस 12th में बैठा, वो भी राहु के साथ। देख रहे हैं, इसके अलावा नौमांश में आप देखेंगे ना, वीनस तो नौमांश में अच्छा है, ठीक है, कोई उतना बुरा नहीं, पर मून जो है नौमांश में स्कॉर्पियो में चला गया, जैसे वहां, तो मून का स्कॉर्पियो में जाना, इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये सारे प्रॉब्लम रहने ही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर इनके चार्ट में देखें तो मून का है, क्योंकि 7th लॉर्ड हो गया सैटर्न केतु के साथ बैठ गया 6th हाउस में, 6th हाउस बीमारियों का है, और नौमांश में भी स्कॉर्पियो में, और वो भी 6th हाउस। बाकी जो जनरल रूल आप आज तक सुनते आए ना, जुपिटर वक्री हो जाए तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, जुपिटर नीच का हो जाए तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, जुपिटर जो बच्चे का कारक है वो डेबिलिटेटेड है, नीच का। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो चलिए कोई इतना खराब नहीं है, वो सब रूल तो काम करते ही, बट स्पेसिफिक रूल ये है, केवल आप जुपिटर उपिटर से नहीं कर सकते, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से पता चले। अब दोनों केस में आप देख रहे होंगे 5th हाउस और 5th लॉर्ड इतने खराब नहीं है, खराबी ज्यादातर 7th हाउस, 7th लॉर्ड में आ रही। इसका मतलब इनको पास्ट लाइफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रॉब्लम तो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट दे रहे हैं। फीमेल का केस है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, यूट्रस है, उसका प्रॉब्लम, मेल का है तो सीमेन का प्रॉब्लम, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत। अब वो ट्रीटमेंट भी कितना सक्सेसफुल होगा वो देखना पड़ेगा, एफ्लिक्शन कितना है, जैसे फीमेल के केस में। अब इसमें इतना एफ्लिक्शन है क्योंकि 7th लॉर्ड मून दो दो मेलेफिक के साथ बैठ गए, नौमांश में भी स्कॉर्पियो में चला गया, तो ठीक होने के चांस भी बहुत कम। भाई 5th हाउस को देख के आप नहीं कह सकते ना इस लेडी के चार्ट में चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वीनस राहु के साथ ही तो गया है, एक एफ्लिक्शन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नौमांश में भी कोई बहुत खराब नहीं है, ठीक है, फायरी सा है। तो 7th हाउस, 7th लॉर्ड बता रहा है कि अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम है तो चाइल्ड बर्थ कैसे हो। तो इसके लिए रेमेडी क्या करें? पहले रूट कॉज देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उस लेडी के केस में मून ज्यादा खराब, तो जो प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है उसका रेमेडी की, जैसे हवा में रेमेडी नहीं की जाती, किसी हाउस का रेमेडी कर। जैसे बच्चे नहीं हो रहे तो 5वें घर का, तो 5वां घर तो एजुकेशन का भी है, लव अफेयर का भी है। फिर फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैंने बताया तो रेमेडी करें। अगर वीनस का प्रॉब्लम है तो फ्राइडे का फास्टिंग कीजिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का चैंटिंग, जैसे एक सिंपल मंत्र होता है, ओम श्री लक्ष्मी नमः, और भी कोई आप कर सकते
उसके अलावा वीनस की वजह से अगर मेल में सीमेन का प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब आते हैं जिनको कहते हैं वाजीकरण। ठीक है, जैसे अश्वगंधा है, इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी हर्ब आते हैं, ये मैंने एक बता दिया अश्वगंधा जो सबसे कॉमन, अगर मेल का प्रॉब्लम। अगर सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम, मेल फीमेल दोनों केस में सैटर्न रेट्रो है, केतु के साथ है, जैसे इस लेडी के चार्ट में सैटर्न मून के साथ बैठा, तो मून को तो एफ्लिक्ट कर ही रहा, रेट्रो भी है। तो ऐसे में आप नारायण मंत्र का चैंटिंग कीजिए, ओम नमो नारायण। सैटरडे को फास्टिंग कीजिए, डोनेशन कीजिए। और सैटर्न अपान वायु का कारक है, तो आपको प्रॉब्लम अपान वायु की वजह से दे रहा, तो अपान वायु को सही करने के लिए आप हरड़ आती है जो छोटी वाली, उसको संस्कृत में हरिद्री कहते हैं, वो मार्केट में मिल जाती है, उसका पाउडर भी आता है। आप पाउडर भी ला सकते हैं, नहीं तो घी में लाके, सॉरी, मार्केट से लाके पीस सकते हैं। सोते समय उसको 1 स्पून यानी 1 चम्मच गर्म पानी से ले सकते हैं। वो जिनको गैस बनती है, हल्की फुल्की कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए भी इफेक्टिव। बहुत से लोग हरड़ को घी में भी भून फ्राई करके तब उसको रखते हैं, वो भी इफेक्टिव। अगर प्रॉब्लम मून की वजह से आ रहा है, जैसे फीमेल से मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम अभी मैंने जैसे दिखा, तो मून के लिए आप मंडे का फास्टिंग करेंगे, और जितनी मून की रेमेडी है, जैसे आप मिल्क का डोनेशन कर सकते हैं, शिवलिंग पे जो है मिल्क से अभिषेक कर सकते हैं। ये सारा रेमेडी आप मून के लिए कर सकते हैं। सैटन के लिए एक रेमेडी ये भी होता है कि सोने से पहले आप फीट के सोल्स में और फोरहेड पे ऑयल मसाज करके भी सो सकते हैं, अगर सैटन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे ठंडे तेल आते हैं मार्केट में, जैसे कोकोनट ऑयल ले लिया, नहीं और कोई ले लीजिए, जैसे भृंगराज तेल आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, जैसे एक हिमसागर तेल आता है, कई सारे ब्रांड बनाते हैं। तो सैटन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा भी किसी को नींद नहीं आता, एंजाइटी का प्रॉब्लम, तो भी ये कर सकते हैं। बहुत सारे ठंडे तेल आते हैं, हम भृंगराज तेल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक हिमसागर तेल भी आता है। इसके अलावा यहाँ के लोकल उसमें ना, यूपी में या बहुत सारी जगह पे आप जाएंगे तो एक चार तेल नाम से आता है, कोई भी जो आपको अवेलेबल हो आप ले लीजिए। ये सारे प्लेनेट बेस्ड के रेमेडी हो गए। उसके अलावा एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, वो फीमेल्स के लिए, अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और कोई रीजन भी नहीं पता चल रहा, तो शिवलिंगी के बीज आते हैं, उनको 11 या 21 बीज अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना, 21 दिन तक। बहुत छोटे छोटे होते हैं, 21 बीज, आप 21 बीज आपको पता भी नहीं चले। तो ऐसे भी ले सकते हैं पानी के साथ, या कैप्सूल में भर के भी ले सकते हैं, जैसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्ली मॉर्निंग ही लेना है डेली खाली। और ये कहीं भी जहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, पंसारी की दुकान, वहाँ बहुत आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी और है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, सिवाय आयुर्वेद के टेक्स्ट में मिलेगा, कि भगवान विष्णु जी को जो है जुपिटर से रिलेट करते हैं, जुपिटर बच्चे का कारक है। तो उसमें दिया है कि आप एक छोटी सी सोने की मूर्ति बनवा लें, एक अंगूठे के आकार, इनके बच्चे नहीं हो रहे या कुछ भी, भगवान विष्णु जी की एक छोटी सी अंगूठे के आकार की मूर्ति बनवा लीजिए। और पुष्य नक्षत्र जिस दिन होता है ना, हर मंथ, तो गाय का दूध अच्छी क्वालिटी का लेके उस दूध को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको उसमें डिप कर दीजिए, और उस मूर्ति को, और उसको डिप करने के बाद उस दूध में कुछ देर, फिर उसी दूध को छान के उसी को पीना है आपको, हर महीने जब पुष्य नक्षत्र हो। इसको तब तक करना है जब तक आपको कंसीव ना हो। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही कहीं बता रहा आप, जब
आप आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक उठा के देख सकते हैं, वहाँ ये रेमेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कहीं से लाए, कोई जादू टोना है पटक दिया। जहाँ पे मेडिसिन और ट्रीटमेंट दिया है वहीं पे ये रेमेडी भी दी। हालांकि उसका थोड़ा बहुत प्रोसेस अलग है, मैंने यहाँ पूरा प्रोसेस तो मेंशन नहीं किया, उसमें उन्होंने दिया है कितने साइज की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। बट इन जनरल आप इतना कर सकते हैं कि आप अंगूठे के आकार की लेके उसको बना सकते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या कुछ, वो सब तो आपको करना ही करना है, ये नहीं कि इससे ही आपको कंसीव हो जाए, और वो एक रेमेडी है उसमें दिया। बाकी ट्रीटमेंट का पार्ट अलग है, बाकी रेमेडीज अलग। इस तरीके से आपको करना। ये ओवरऑल आपका चाइल्ड बर्थ हो गया, लेकिन चाइल्ड बर्थ में ये ध्यान रखिएगा कि वो फिफ्थ हाउस को देखने का जो आपका तरीका है, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड पे ही फोकस। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, यहाँ पे प्लेनेट की डिग्री दी रहती है, नौमांश हम पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये बगल वाला नौमांश चार्ट, यहाँ प्लेनेट की डिग्री दी रहती है। ठीक, आप देखिए सबसे ज्यादा डिग्री किस प्लेनेट के नीचे, जैसे इसी चार्ट में सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिग्री है सन की 27। तो आप उसको देखिए नौमांश में कहाँ है, सन है नौमांश में लगन। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट है आपका लगन चार्ट का, वो नौमांश में कहाँ बैठा है, वहां से फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस को देखिए। फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस में बैठे प्लेनेट या उसके लॉर्ड वो प्लेनेट हो जो लगन चार्ट के आपके प्रॉब्लम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो समझ जाइए वो प्रॉब्लम ठीक भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे थे, तो सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, या सेवन्थ का लॉर्ड जो है जिसके साथ बैठा है, या फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, या फिफ्थ का लॉर्ड, ये वो प्लेनेट है जो प्रॉब्लम वाले हाउस से कनेक्टेड है ना। तो इनमें से कोई प्लेनेट जो है नौमांश में सबसे ज्यादा जो डिग्री वाला प्लेनेट आपका है, यहाँ पे देखिए वो जहाँ बैठा है वहां से फिफ्थ हाउस या फोर्थ हाउस में बैठा हो, या उसका लॉर्ड बन जाए, तो समझ जाइए कि ट्रीटमेंट से जाएगा भी नहीं। अब जैसे यहाँ पे वीनस रिप्रोडक्टिव पार्ट का कारक है और फिफ्थ का लॉर्ड है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा डिग्री सन की है, नीचे 27, सन बैठा है लगन में नौमांश, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सन से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ही वीनस, समझ जाएगी नहीं होने वाला क्यों। अब यहाँ पे मून बैठ जाता जो सेवंथ लॉर्ड है, या वीनस इसका बैठ जाता तो भी, या वीनस इसका लॉर्ड है, तीनों कंडीशन में ऐसा होना, क्योंकि मून भी सेवंथ हाउस से कनेक्टेड है। उस हाउस से जो प्रॉब्लम हो रही है लगन चार्ट में, वहां बैठे प्लेनेट या उसके लॉर्ड या उससे कनेक्टेड जो प्लेनेट है वो नौमांश में सबसे ज्यादा डिग्री वाले प्लेनेट के फिफ्थ या फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो समझ जाइए वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी, और आज तक नहीं ठीक हुआ इनका, कोई कंसीव नहीं कर पाए। ऊपर वाले चार्ट में भी आप देखिए सबसे ज्यादा डिग्री है यहाँ पे सन की 22 ही है। ठीक, अब देखिए सन कहाँ बैठा है, यहाँ पे लिब्रा में, यहाँ से फिफ्थ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सन से फोर्थ और सन से फिफ्थ दोनों का लॉर्ड सैटर्न है, और वही इनका सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, और सेवंथ हाउस पे दृष्टि भी डाल रहे। कहाँ ठीक हुआ, इनका भी नहीं ठीक हुआ। तो फिफ्थ हाउस और फोर्थ सेवंथ हाउस हम ले रहे हैं चाइल्ड बर्थ के लिए और वीनस को। अब फिफ्थ और फोर्थ हाउस के लॉर्ड या उनसे कनेक्टेड प्लेनेट, या वीनस के साथ बैठे प्लेनेट जो प्रॉब्लम दे रहे हैं लगन चार्ट, वो अगर नौमांश में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट है वो नौमांश में कहाँ बैठा है, उससे फोर्थ या फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, वहां के लॉर्ड हो या वहां बैठ जाए, तो समझ जाइए कि वो प्रॉब्लम ठीक भी जल्दी नहीं, बहुत मुश्किल। क्योंकि सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट होता है आपका आत्म कारक, आपकी आत्मा। तो आत्मा से पांचवें या चौथे घर से कनेक्टेड हो गए ना नौमांश में, तो इसका मतलब है कि आत्मा खुद ही नहीं चाहती क्योर हो। जब आत्मा यानी आपकी आत्मा ही नहीं तैयार है, तो फिर क्या, कितना भी आप इलाज करो। ये तीन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, और आप लोग इसको पढ़िएगा, अप्लाई कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। चाइल्ड बर्थ का मैंने काफ़ी इसीलिए डिटेल में आपको बताया, रेमेडीज भी बता दी हैं जो हो सकती हैं, अब हैं तो बहुत सारी।
आप इनको करेंगे तो आपको ही मजा आएगा।